कल कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? सरल घनी हो गया था ना, उसमें हमको सरल घनी के बारे में कुछ गणनाएं पढ़नी है। जैसे सरल घनी में कण कितने होते हैं, सरल घनी में कोर लंबाई, उसकी त्रिज्या और दो कणों के बीच की दूरी में क्या क्या संबंध होता है, ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो अब इंडिकेट हेडिंग लिखो उसके नीचे, इंडिकेट हेडिंग। सरल घनीय इकाइयां ऐसे लिख लो, SCC से संबंधित गणनाएं, SCC मतलब सिंपल क्यूबिक सेल से संबंधित गणनाएं। सिंपल क्यूबिक सेल से संबंधित गणनाएं हो गया। अब लिखो इसमें SCC में, SCC में घटक कणों की त्रिज्या को, SCC में घटक कणों की त्रिज्या को R मानते हैं, स्मॉल r, घटक कणों की त्रिज्या को स्मॉल r मानते हैं, हो गया। तथा इकाई सेल की कोर लंबाई को a मानते हैं, इकाई सेल की कोर लंबाई को a मानते हैं, इकाई सेल की कोर लंबाई को a मानते हैं, स्मॉल a रहेगा, हो गया। और दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी को, दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी को स्मॉल d मानते हैं, स्मॉल d मानते हैं। हो गया। तो नीचे लिखेंगे काली पेन से, SCC के लिए पैराग्राफ में करके लिखना, SCC के लिए इनमें निम्न संबंध होता है, इनमें निम्न संबंध होता है। इस हेडिंग पे इंपॉर्टेंट लिख देना, ये जो संबंधित गणनाएं हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, इससे सवाल पूछा गया है। क्या लिखे? SCC के लिए इन तीनों में निम्न संबंध होता है, निम्न संबंध होता है। अब देखो क्या संबंध होता है, जो परमाणु त्रिज्या r होती है वो कोर लंबाई की आधी होती है, कोर लंबाई की क्या होती है? आधी होती है। और दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी की भी आधी होती है। कहने का मतलब अगर कहीं कोर लंबाई दिया गया और परमाणु त्रिज्या पूछ रहा है तो कोर लंबाई में 2 का भाग दे दो, परमाणु त्रिज्या मिल जाएगी। या दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी दी गई, उसमें 2 का भाग दे दो, उसकी परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। परमाणु त्रिज्या या हम कहें तो घटक कण की त्रिज्या हमको मिल जाएगी। ठीक है, ये प्रकार से इसका फॉर्मूला है, इसमें सवाल पूछा गया है 1 नंबर में, बहुविकल्पी सवाल या सीधे सीधे सूत्र ही पूछ दिया गया है। हाँ, तो अब लिखवाएं तो यहाँ पे विस्तार से चलेगा ना हमारा, इसके बारे में समझेंगे। वहां तो केवल हमने तुमको अलग से फॉर्मूला लिखवाया कि फटाफट देख के सारा फॉर्मूला रखो, 10 से 12 नंबर के सवाल वहां से तुम्हारे फिक्स हो गए। ठीक है,
लेकिन अब क्या करेंगे, हर चैप्टर में जो फॉर्मूले आते जाएंगे उनको पढ़ेंगे, उनसे संबंधित सवाल भी लगाएंगे ना। वहां पर तो सवाल हमने नहीं बताया, वहां पर फॉर्मूला लिखवाए थे ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखेंगे, इसके बारे में समझेंगे भी और सवाल भी लगाएंगे। लिखो हो गया। उसके बाद लिखो दूसरा प्रकार। अभी तो ये पहला प्रकार था ना एससीसी, अब दूसरा प्रकार लिखो। दूसरा, फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल। फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल। हो गया। फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल, ये चार के चारों प्रकार एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेना। सवाल तुम्हारा इसमें यहीं से बनना शुरू होता है, ठीक है। अभी तक तो पीछे सवाल नहीं था, पीछे छोटी छोटी परिभाषाएं थी, क्रिस्टली ठोस था, क्रिस्टली ठोस था, क्रिस्टल जालक था, इकाई सेल था, समझ गए। सवाल अब तुम्हारा यहीं से बनना शुरू होगा। तो अब क्या है, दूसरा है फलक केंद्रित, तो इसका इंग्लिश लिखो पहले, फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। हो गया। गैस देके इसको लिख लेना FCC। FCC सीधे सीधे एग्जाम में दे दिया जाता है FCC, हिंदी नहीं लिखता इतना बड़ा। हो गया। तो FCC की परिभाषा क्या लिखे थे हम लोग, FCC की परिभाषा क्या लिखे हैं, परिभाषा जो कल लिखवाए थे, एसपीसी की परिभाषा। तो इसमें लिखो, ऐसा इकाई सेल जिसमें घटक कण कोनों के साथ साथ हो गया, प्रत्येक फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। प्रत्येक फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। फलक केंद्रित इकाई सेल कहलाते हैं। फलक केंद्रित इकाई सेल कहलाते हैं। हो गया। कहने का मतलब, जैसे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक इकाई सेल की तरह हमें दिख रहा है। वैसे तो ये घन नहीं है, घना है, क्योंकि ये इसकी लंबाई अलग है इन दोनों से, ठीक है। तो अगर हम इसको घन मानते हुए इकाई सेल माने तो कोने कितने मिले पहले, 1 2 3 4 और एक कोना ये 5 6 7 8 कोने मिले। इन 8 कोनों पर तो रहेंगे वो SCC में भी था,
कोनों पर घटक कण होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा, ये उससे अलग कैसे होगा, कोनों पर तो रहेंगे ही, साथ में ये जितने फलक हमको दिख रहे हैं ना, ये प्लेन वाला तल दिख रहा है, इन प्लेन वाले तल पर भी होंगे। जैसे ये प्लेन वाला तल है तो इसके बीच में होगा, सेंटर में, ठीक है। ये प्लेन वाला तल है, इसमें होगा। 8 कोनों पर 8 कण हो गए, और कितने फलक हैं, 1 2 3 4, और इधर वाला 5 और नीचे वाला 6 फलक है, तो 6 कण इसमें एक्स्ट्रा और बढ़ गए। जबकि एससीसी में क्या था, केवल 8 कोनों पर थे, इसमें 6 एक्स्ट्रा और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखना है। तो यही इसकी परिभाषा है, क्या कि नाम ही है इसका ना फलक केंद्रित, तो कोनों पर हमेशा होंगे, ये ध्यान में रखो। क्या कहोगे, घटक कण कोनों के साथ साथ, फलक केंद्रित नाम है तो फलक के केंद्र पर होते हैं, हो गया। अभी तीसरा प्रकार पढ़ेंगे अंतः केंद्रित, तो कोनों के साथ साथ अंतः केंद्र पर होते हैं। कहां पर होते हैं, अंतः केंद्र पर होते हैं, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से करना है। तो परिभाषा इसकी बन गई, क्या लिखे, क्या लिखे, परिभाषा बोलो, अंत में क्या लिखे हो, तो ठीक है। अब देखो, आप नीचे एक हेडिंग लिख लो, एफसीसी से संबंधित गणना है, एफसीसी से संबंधित गणनाएं, एफसीसी से संबंधित गणनाएं। हो गया। तो इसमें लिखो, इसके अंदर एफसीसी में, एफसीसी में, एफसीसी में कोर लंबाई ए, कोर लंबाई ए, घटक कण की त्रिज्या r, घटक कण की त्रिज्या r, घटक कण की त्रिज्या r, और दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी d, और दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी d, दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी d के बीच निम्न संबंध होता है, के बीच निम्न संबंध होता है। हो गया। तो इसमें देखो, जो r होता है वो a से इस सूत्र के द्वारा संबंधित होता है, r बराबर a/2√2, ठीक है। मतलब अगर कोर लंबाई पता है तो उसमें 2 करड़ी में 2 का भाग देना पड़ेगा, तब हमें r का मान मिलेगा। यहाँ पे केवल 2 का भाग देना पड़ा, हो जाएगा। तो इसे नोट कर लो। उसके बाद से कोर लंबाई से देखा जाए संबंध इसका, ये 1 मिनट, दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी से देखो, तो जो दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी होती है वो कोर लंबाई में करड़ी में 2 का भाग देने पर प्राप्त होती है, a/√2। हो गया। तो अगर कोर लंबाई पता है तो तुम इन दोनों को निकाल सकते हो आसानी से, या इन दोनों में से कोई एक पता है तो कोर लंबाई निकाल सकते हो, फिर तीसरा वाला निकाल सकते हो। तो इसलिए सूत्रों को याद रखना। सूत्र भी सीधे सीधे तुमसे पूछे गए हैं कि एफसीसी के लिए घटक कणों की त्रिज्या r और कोर लंबाई में क्या संबंध होता है। तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 में से सही एक ही होगा, समझ गए। उसके बाद तीसरा नंबर अब लिखो, तीसरी हेडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट था, ये जो फॉर्मूला लिखे हो, मतलब एफसीसी से संबंधित गणनाएं, इससे इंपॉर्टेंट लिखे ना आईएमपी। अब तीसरा नंबर लिख लो, तीसरी हेडिंग,
अंतः केंद्रित या काय केंद्रित, अंतः केंद्रित या काय केंद्रित, अंतः केंद्रित या काय केंद्रित, अंतः केंद्रित या काय केंद्रित घनीय इकाई सेल, अंतः केंद्रित या काय केंद्रित घनीय इकाई सेल। हो गया? तो इसका बनेगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी BODY सेंटर्ड CENTERED बॉडी सेंटर्ड हो गया क्यूबिक सेल, क्यूबिक CUBIC क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। हो गया ना? चलो, इसमें क्या होगा? अंतः केंद्रित, तो अंतः माने एकदम अंदर और केंद्रित माने केंद्र। तो ये जो हमारा घनीय इकाई सेल होगा इसके अंदर जो केंद्र होगा, मतलब ये कोनों पर तो रहेंगे, फलक पर अब नहीं रहेंगे, अंदर जो केंद्र होगा अर्थात इसके अंदर जो जगह होगी बीच में एक इसका केंद्र होगा ना, कहीं पे यहाँ पे मान लो कहीं बीच में केंद्र होगा, वहां पे एक कण होगा। ठीक है? क्या लिखेंगे हम अंतः केंद्रित की परिभाषा? ऐसा इकाई सेल, इसका भी शॉर्ट फॉर्म लिख लो पहले, BCC इसको बोलते हैं, BCC B.C.C। इसके अंदर लिखना है ऐसा इकाई सेल जिसमें घटक कण, जिसमें घटक कण, जिसमें घटक कण कोनों के साथ साथ, कोनों के साथ साथ कोनों के साथ साथ घन के अंतः केंद्र पर होते हैं, घन के अंतः केंद्र पर होते हैं। घन के अंतः केंद्र पर होते हैं। हो गया? घन के अंतः केंद्र पर होते हैं। ये अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल कहलाते हैं, या ऐसे लिखो BCC कहलाते हैं, सीधे BCC कहलाते हैं। छोटा हो जाएगा उतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, या पूरा लिखते हो तो अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल कहलाते हैं। हो गया? इसमें भी लिख लो। इसमें लिखेंगे BCC से संबंधित गणनाएं, हेडिंग इसमें भी इंपॉर्टेंट, BCC से संबंधित गणनाएं, BCC से संबंधित गणनाएं। BCC से संबंधित गणनाएं तो लिख लो। BCC के लिए स्मॉल r, स्मॉल a तथा स्मॉल d, सीधे सीधे तो ऊपर समझ ही चुके हो क्या क्या होते हैं ये। तो स्मॉल r, स्मॉल a तथा स्मॉल d में निम्न संबंध होता है, में
निम्न संबंध होता है, में निम्न संबंध होता है। क्या संबंध होता है? इसका फॉर्मूला बनता है तुम्हारा पहला वाला, R बराबर करड़ी में 3a/4। उसके बाद दूसरा बनता है D बराबर करड़ी में 3a/2। नोट कर लो, ये फॉर्मूला है। तो इसके आधार पर तुम सवाल लगा सकते हो। एक क्वेश्चन लिख लो। किसी क्रिस्टलीय ठोस में, किसी क्रिस्टलीय ठोस में इकाई सेल की कोर लंबाई, किसी क्रिस्टलीय ठोस में इकाई सेल की कोर लंबाई, किसी क्रिस्टलीय ठोस में इकाई सेल की कोर लंबाई हो गया 144 pm, 144 pm, pm माने पिकोमीटर। अब ये कुछ भी दे सकता है। 144 pm कोष्ठक में लिख देना पिकोमीटर, पिकोमीटर हो गया है। तो उस ठोस में इकाई सेल के घटक कणों की त्रिज्या ज्ञात करो। इकाई सेल के घटक कणों की त्रिज्या ज्ञात करो। घटक कणों की त्रिज्या ज्ञात करो यदि वह पहला नंबर SCC है, पहला नंबर SCC है, दूसरा नंबर BCC है, तीसरा नंबर FCC है। ठीक है। तो अब कहने का मतलब यहां पर सवाल में कोर लंबाई तो दे दी गई, कोर लंबाई से हमें घटक कण की त्रिज्या अर्थात परमाणु त्रिज्या ज्ञात करनी। तो तीन प्रकार के सवाल बनेंगे, एक सिंपल क्यूबिक के लिए, एक फेस सेंटर्ड के लिए, एक बॉडी सेंटर्ड के लिए। तो तीनों के लिए हमने अलग अलग फॉर्मूला पढ़ा है, तो तीनों सवाल अलग अलग लगेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें लिख सकते हो तुम, दिया है कोर लंबाई, कोर लंबाई को हम क्या मानते हैं? ये मानते हैं। तो कोर लंबाई ए बराबर दे दिया 144 pm अर्थात पिकोमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि तुम पिकोमीटर को मीटर में बदलो या सेंटीमीटर में बदलो। पिकोमीटर में है, इसी में छोड़ दो। अगर बदलना भी चाहते हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन होता है, 1 मीटर बराबर, 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर होता है। ठीक है। तो जो हमारा पिकोमीटर है इसमें 10⁻12 का गुणा करा दो तो ये किसमें बदल जाएगा? मीटर में, अर्थात 144 गुणे 10⁻12 मीटर हो जाएगा। ठीक है। तो हमको वैसा बदलने की जरूरत नहीं है, बस केवल तुम ये जानते रहो कि कितना होता है। कहीं पे अभी आगे जब घनत्व निकालेंगे तब वहां पे हमें परिवर्तन की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इस मान को याद रखना। वहां यहाँ पर हम नहीं बदलेंगे। अब पहला नंबर
जब एस सी सी है, हमें ज्ञात क्या करना है? घटक कण की क्या त्रिज्या अर्थात आर पता है क्या हमें? नहीं। तो हमें सूत्र क्या पता होना चाहिए? आर और ए में संबंध बताने वाला सूत्र, ऐसा सूत्र जो केवल आर और ए में संबंध बताए, अन्य कुछ न हो उसमें, क्योंकि अगर और कुछ आया तो उसका भी मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास तो सब सूत्र है, प्रयोग कर सकते हैं। पहला नंबर कह रहा है जब एस सी सी है, तो जब एस सी सी है तो आर का सूत्र क्या है? a/2 बराबर d/2 भी था, उसकी कोई जरूरत हमें नहीं है क्योंकि समीकरण के लिए केवल दो पक्ष चाहिए होते हैं। तो r बराबर a/2 का मतलब 144/2 अर्थात 7 और 2 72 पिकोमीटर। ये हो गया त्रिज्या, कब? जब SCC है। दूसरा नंबर जब क्या है? FCC है, तो R बराबर क्या सूत्र था? a/2 करनी में 2, क्या हो जाएगा? a का मान रखो 144 और बट्टे 2 करनी में 2। अभी देखो नीचे करनी में 2 दिख रहा है, इसको खत्म करने के लिए परिमेयीकरण करा दो। परिमेयीकरण का मतलब अगर हर में दो पदों का योग अथवा अंतर है तो उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा, अगर कोई अकेली संख्या है तो उसी का ऊपर नीचे गुणा। ठीक है, तो अब क्या होगा? करनी में 2 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। काट भी सकते हो इसको, लेकिन काटेंगे क्यों जो अपने आप ला रहे हैं। तो ऊपर देखो हो गया 144 करनी में 2 और नीचे 2 गुणे, देखो करनी में 2 का 2 बार गुणा हुआ तो करनी में 2 गुणे करनी में 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 144 बट्टे कितना हो? 144 करनी में 2 बट्टे कितना हो गया? 4। 4 से कट जाएगा ये, 4 के 12, 4 छक्का 24, मतलब 36 करनी में 2 पिकोमीटर। ऑप्शन तुम्हारे पास है, चाहो तो इसको फिर से बदल लो, किसमें? करनी में 2 का मान रख दो 1.414, गुणा करा तो दशमलव में बदल जाएगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर कहता है जब क्या है? BCC है, तो क्या होगा? BCC होने पर क्या होगा? R बराबर करनी में 3 a बट्टे कितना था? 4। तो अब a का मान यहां पे रख दिया जाए, करनी में 3 गुणा 144 बट्टे 4 कट जाएगा 36 बार में, 36 करनी में 3 पिकोमीटर। ठीक है ना? तो यहां से तो हमको काफी आसानी से मान मिल गए। अब इनकी जरूरत अभी एक जगह और पड़ेगी। अभी जब हम घनत्व पढ़ेंगे, घनत्व, तो घनत्व के सूत्र में a की जरूरत पड़ती है। हमें सूत्र लिखवाया था ना घनत्व d का, z गुणे m बट्टे a क्यूब गुणे n लिखवाया था ना, उसमें a क्यूब आता है। तो सवाल में पहले तो तुम्हारा सिंपल सवाल क्या बनेगा कि उसमें कोर लंबाई दे देगा इतना है, लेकिन जब तुम्हें थोड़ा सा उसको घुमाना होगा तो कोर लंबाई की जगह त्रिज्या दे देगा कि उसकी परमाणु त्रिज्या इतनी है। समझ गए? अब तुम्हें जब परमाणु त्रिज्या दे दिया तब लटक जाए सूत्र में, तो तुमने कोर लंबाई पढ़ा था, तो यही सूत्र काम आएगा वहां। ठीक है, मतलब R दिया रहेगा और तुम्हें A निकालना रहेगा, A निकाल के तब वहां पे मान रखना होगा। ऐसे भी अभी एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे, तो इनको नोट कर लो और तैयार कर लो। एक सवाल घर के लिए बोल देते हैं, उसे करके आना है, बाकी चीजें कल होंगी अब।